नमस्कार। जैसा कि सभी जानते हैं कि तमाम संस्थाएं हमारे देश में हैं, जनपद में हैं और जो कि तरह तरह से समाज सेवा करती हैं। लेकिन शाहजहाँपुर जनपद में एक ऐसी संस्था है जिसका नाम है उड़ान एक उम्मीद। ये संस्था वास्तव में एक उम्मीद बनती जा रही है और ख़ासकर महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और वृद्धजनों के लिए। उस संस्था के द्वारा 8-10 महीने के भीतर ही इतना ज़्यादा काम हुआ कि इसने एक विशेष पहचान बना ली और प्रशासन की ओर से जो भी कार्य किए जा रहे हैं उनका संज्ञान लिया जा रहा है। और ख़ासकर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी का भी संस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि ये संस्था जो धरातल पे काम करके एक उम्मीद बन सके। उस संस्था की अध्यक्ष हैं नीलम गुप्ता जी, जो विविध संगठनों के माध्यम से जुड़ी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका यंग भारत न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्कार जी। मैडम, आपने बहुत कम समय में जी एक उड़ान को एक उम्मीद, जैसा कि नाम दिया है, उड़ान को एक उम्मीद बना दिया है जन जन की, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए। जी ये कैसे मन में विचार आया और कैसे इस संस्था को इतना बड़ा रूप दे दिया? बस देखिए, अभी बड़ा मत कहिए, बड़ा अभी नहीं हुआ है, अभी बहुत छोटा है। अभी मैंने सिर्फ पौधा लगाया है। मेरा जो सपना है, जो मेरी उम्मीद है उड़ने की, उड़ान भरने की जो उम्मीद है, मैं तब पूरी होगी जब मैं जिनको खुश देखना चाहती हूँ वो खुश वास्तव में रहें। और मेरा बस यही शुरू से ही, मुझे सेवा भाव मेरे मन में शुरू से था, हर किसी के प्रति है मेरे अंदर के। कोई भी हो, रोगी हो, बीमार हो, कोई भी हो, सभी के लिए है। बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए, दिव्यांगों के लिए, सभी के लिए है। किसी के आंसू मेरे से देखे नहीं जाते हैं, मुझसे नहीं देखे जाते। अच्छा, तो अभी तक क्या क्या खास काम किए हैं? मैंने बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे कैंप लगवाए हैं, गाँव में सफाई करवाई है, वहाँ पे कूड़ेदान वगैरह रखवाया है। और अभी टीबी का जो टीबी हटाओ का प्रोग्राम चल रहा है सरकार का, उसके अंतर्गत उन्होंने कहा था मुझसे, जब मैंने लगाया था कैंप, तो सीएमओ सर ने कहा था कि आप 10-12 मरीजों को गोद ले लीजिए। अच्छा। तो हाँ, तो पोषण पोटली मैं देने जाती हूँ हर महीने। अच्छा है। हाँ, हर महीने हम 5 हमारी सदस्यों ने 2-2 लोगों को लिया था। तो 10 कुल हमने लिए थे, जिसमें हम पोषण पोटली उन्हें बांटने जाते हैं। वो हमारा चल ही रहा है कि वो तो चलता रहेगा। तो कि इसके लिए बजट की व्यवस्था कैसे क्या करते हैं? वो अपने आप से करते हैं हम लोग, स्वयं द्वारा? हाँ, स्वयं कितनी द्वारा। महिलाएं जुड़ी हैं इसमें 5 लोगों का योगदान है। 5 महिलाओं से हाँ, जोड़ के, हाँ, और आपने धरातल पे उसकी हाँ, पहचान बना? बिल्कुल बना दिया। तो बाकी उसके अलावा उन्हें जैसे प्रोटीन पाउडर है, डॉक्टर दीपा दीक्षित जी से मिल जाता है हमको, वो डाल देती हैं उसमें। बाकी हम लोग चना, बाजरा, गुड़, मूंगफली और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने नोट कराई थी। तो टीबी वाले मरीज हैं, टीबी मरीज जो डॉक्टर ने ही लिखवाई थी, हाँ, तो वही हम लोग 1 महीने का दे देते हैं। पोटली उनको पहुंचा देती हैं। हाँ, तो उनको एक तो आपका सरोकार ये हो रहा है। और हमने ये भी कहा है कि अगर आपके जी 6 महीने का होता है तो 4 महीने मेरे पूरे हो गए हैं। अच्छा। तो 2 महीने बाद जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम 6 और ले लेंगे, 10 और ले लेंगे, मतलब गोद ले लेंगे। हाँ, 10 को और ले लेंगे। तो हम चाहते हैं जितना कल्याण हो जाए। स्वास्थ्य संवर्धन की दिशा में जैसे सरोकार है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, नारी सशक्तिकरण है, स्वावलंबन है, तो इसमें स्वास्थ्य के लिए क्या आपकी तरफ से कार्य किए जा रहे हैं? मैंने कई जगह कैंप लगाए हैं, गांव में भी लगाए हैं, शहर में भी लगाया है। अभी रिसेंटली हमारा मोतियाबिंद का कैंप हनुमत धाम पे लगा था, बहुत अच्छा गया था। 750 के लगभग मरीजों को चेकअप किया गया था और लगभग 400 मरीजों का डॉक्टर स्टाफ के यहाँ वहाँ मोहम्मदी में ऑपरेशन हुआ था। उनकी गाड़ी 3 दिन तक आती रही लेने, यहाँ से भर भर के जाते रहे और उन्होंने पूरा सब किया। ये सब तो उन्होंने फ्री किया। कैंपिंग हमारी थी और चश्मे सबको दिए गए निःशुल्क। और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत कई दिन तक पर्चे बटे और अनाउंसमेंट हुआ, बहुत मेहनत की, तो वो सफलता भी मिली थी मुझे। काफ़ी लोग जो है उससे संतुष्ट हुए। इसके अलावा मैं अभी ये भावलखेड़ा ब्लॉक में, भावलखेड़ा में जाके मैं टीबी के मरीजों को मैंने गोद लिया हुआ है, पोषण पोटली देती हूँ 10 मरीजों को। तो वो हर माह करती हूँ मैं।
और ये हर माह का जो कार्यक्रम है वो हमारा वृद्धाश्रम का रहता है और वहाँ का रहता है। और स्कूलों में तो इस वक्त मैं 3-4 दिन पे किसी न किसी स्कूल में चली जाती हूँ। अच्छा, तो क्योंकि उसमें जागरूकता अभियान चल रहा है इसका, सर्विस कैंसर के लिए। अच्छा, सर्विस कैंसर के लिए खासकर जो बेटियां हैं, बेटियां हैं, हाँ, जो शिक्षिकाएं हाँ, शिक्षिकाएं हैं, एक जागरूकता है हाँ, इसका जागरूकता है ये। क्योंकि जब तक सरकार अपना वैक्सीन लॉन्च करती है तब तक सारे लोग जागरूक हो जाएं, ताकि कोई छूट ना पाए। अदरवाइज़ बच्चियों में बहुत भ्रांति है कि उन्हें लगता है कि ये हम लगाएंगे तो आगे कंसीविंग में दिक्कत आएगी या शादी के बाद कोई परेशानी आएगी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा बता दिए हमारे दर्शकों को कि जो सर्विक कैंसर है तो उसके बारे में क्या है और क्यों लगवाना चाहिए। हाँ, मैं बताती हूँ कि देखिए ऐसा है कि देखिए ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में 2 कैंसर बहुत मुख्य रूप से होता है, सभी जानते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और इसका सर्विक्स का कैंसर। तो इसके ब्रेस्ट कैंसर के लिए तो कोई टीका है नहीं, तो सर्विक्स कैंसर के लिए अगर टीका है तो हमें उससे बचाव के लिए अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसका उपयोग बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो अभी अपने यहाँ तो इतना ज़्यादा अभी है कि समझ लीजिए शिक्षित लोगों में भी नहीं है, शिक्षित लोगों ने भी नहीं लगवा रखा है। जो समर्थ हैं, जो लगवा सकते हैं, उनको भी नहीं लगा है, उनको भी नहीं लगा है। मतलब उनको एक डर भय है, क्या है? जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है। और कुछ मन में ये भी है कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ हार्मोन्स की प्रॉब्लम आ जाए, कुछ ये हो जाए। किस एज पे लगना चाहिए? ये देखिए इस तो वैसे तो 9 से 12 साल की इसकी सबसे अच्छी उम्र है। अच्छा, 9 से 14 साल की, हाँ, 9 से 14, किशोरावस्था आने से पहले, तो उसको जो है वो ज़्यादा अच्छी है। अगर उसमें आप 9 से 14 में लगवाते हैं तो आपको सिर्फ 2 डोज लेनी होती है। अच्छा। उसके बाद ये 3 डोज में हो जाती है। अच्छा। तो वो बहुत कारगर होती है। और वैसे तो शादी के बाद भी लग सकता है ये, लेकिन अगर विवाह से पूर्व लग जाता है तो 100% का रहता है। अच्छा, और तो ये तो जागरूकता। अच्छा, शिक्षा के लिए क्या, जैसे स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए क्या करना है? शिक्षा के लिए जैसे हम यही करते हैं कि अगर जहाँ सरकार पढ़ा रही कर रही है तो फिर वहाँ तो जो ज़रूरत है थोड़ा बहुत कर देते हैं। बाकी अभी जैसे हम गुरु नानक में इसी के लिए गए थे, सर्विक्स कैंसर की जागरूकता के लिए, तो वहाँ पे 2 बच्चियों ने टॉप किया था जिनका पेपर में नाम भी आया था। एक का नाम था, शायद मैं भूल गई क्या नाम था उसका, मतलब जो भी टॉपर, हाँ, 2 टॉपर बच्चियाँ थी, एक लड़का भी था, एक बच्चा भी था। तो उन दोनों को, लड़कियों को मैंने गोद ले लिया था उसी वक्त, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अब ये इंटर में पढ़ेंगी तो इनको अब सरकार से नहीं मिलेगा, नॉमिनल फीस भी पड़ेगी और जो आगे कोचिंग करना चाहती हैं, तो मैंने उनको पूर्ण रूप से गोद ले लिया है हमारी संस्था ने। तो सभी मिलके हमारे जो संस्था के सदस्य। 2 चीज़ें और हैं, खासकर जो महिलाएं हैं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, तो महिलाओं को यानी नारी सशक्तिकरण जो है स्वावलंबन के माध्यम से कैसे हो सके? देखिए हम देख के कुछ, हाँ, देखिए ऐसा है कि सोचा था मैंने कि एक सिलाई सेंटर खोलूँगी। अच्छा। लेकिन मैं जब वहाँ चौड़ेरा में गई थी तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत बृहद स्तर में सिलाई सेंटर खुले हुए हैं। तो उन्होंने मुझसे बल्कि ज़मीन की भी कही थी, मांग की थी, तो वो नहीं हो पाया, मैं इधर दूसरे कामों में लग गई। तो यही है कि यहाँ मेरा मन था कि मैं सिलाई सेंटर खोल लूँ कोई जगह देख के, और लोगों को सिखाऊं और उनको मतलब सिखवाऊं, किसी से प्रशिक्षण करवाऊं, और फिर वो सिलें और अपना करें, अपना पैसा उनका है और मशीनें हमारी हैं। पर मुझे कोई ऐसा पात्र नहीं मिला। कोई अगर ऐसा पात्र मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी, जो डिवोटी पर्सन हो, हाँ, जो डिज़र्व कर सकता हो और लीड भी कर सके, तो मैं जाके देख तो पाऊँगी, वो तो ठीक है, लेकिन कोई ऐसा पर्सन मिले कि जिसको ये ज़रूरत हो। मैंने बहुत जगह देखा तो सबका अपना अपना खुला हुआ था, तो मुझे लगा नहीं कि कुछ क्या कर सकते हो। एकेडमिक बेस क्या रहा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से की, कैसे क्या? देखिए एकेडमिक बेस मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने इंटरमीडिएट किया था, वहाँ से इंटरमीडिएट में ही मेरी शादी हो गई थी। अच्छा। मेरा, हाँ, मैं पास आउट हुई थी, लेकिन मैंने किया है यहाँ से जीएफ कॉलेज से हमारे, शादी के बाद पढ़ाई की? शादी के बाद वही प्राइवेट तरीके से। ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं बहुत शिक्षित फैमिली से हूँ। मेरे फादर इसमें थे, स्टेशन मास्टर थे। अच्छा, और हाँ, और मेरे छोटा भाई जो है वो डॉक्टर है, छोटा भाई नहीं, मेरे से बड़े हैं, और एक मेडिकल उसमें बैठते हैं, मेडिकल स्टोर है उनका। और बड़े वाले जो भैया थे वो पीसीएस अधिकारी थे, अभी कमिश्नर के उससे रिटायर हुए हैं। अच्छा। हाँ,
तो सभी हम लोगों को काफ़ी शिक्षा अच्छी मिली है, सबकी इलाहाबाद से ही हुई है तो अच्छी मिली है, तो काफ़ी अच्छा घर का माहौल बहुत। मेरी मदर जो थी उस टाइम की बीएड थी, तो जाहिर सी बात है कि फैमिली हमारी वही रही। यहाँ मैं ज़रूर बिजनेसमैन में आ गई हूँ, पर मेरे भतीजे भतीजियाँ सब, कोई डॉक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ, तो सभी पूरा शिक्षित परिवार है, सब सर्विस में ही है। चलिए धन्यवाद। जैसा कि भैया आपने देखा, हमारे साथ मैडम नीलम गुप्ता जी थी, जो उड़ान एक उम्मीद की अध्यक्ष हैं, और जो आपने अल्प समय में जो काम दिखाया है कि जो आगाज़ है अभी से, तो इसका अंजाम क्या होगा, और ये हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपकी उड़ान संस्था एक उम्मीद जन जन के लिए बने, देश की भी उम्मीद बने। बहुत बहुत धन्यवाद।